हेलो। लगता है कि बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं। अब क्या कर सकते हैं बाबू, 15 मई तक का लॉकडाउन है तो अब तो उसके बाद ही होगा। बट कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ज़्यादा दिन का मसला नहीं है। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे फिर। पॉइंट ये है बाबू कि हम लोग आज बायोलॉजी शुरू करेंगे और बायोलॉजी में हम लोग पहुँचेंगे आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 में। शायद हम लोग लगता है कि टिश्यूज़ पढ़ लिए थे ना। सबसे पहले तो बोर्ड वाइप कर लें, उसके बाद बात करते हैं। 1 मिनट इसको पॉज करें वीडियो को। तो जो चैप्टर है हम लोगों का, उस चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। तो जीवों में विविधता जो वर्ड यूज़ किया जाता है, तो विविधता का मतलब क्या होता है? विविधता का मतलब होता है जब हम दो जीवों के बीच में कुछ अंतर देखते हैं। अंतर उनके गुणों के आधार पर हो सकता है, उनके रंग के आधार पर हो सकता है, उनके बाहरी आवरण के आधार पर हो सकता है, उनकी चॉइस पर हो सकता है। चॉइस से मेरा मतलब ये बाबू कि जैसे कि वो क्या खाना पसंद करते हैं, क्या ओढ़ना पसंद करते हैं, क्या कैसे चलना पसंद करते हैं। हम बात संगठन की नहीं कर रहे हैं। जब बात संगठन की करेंगे जीवों के केस में, तो इसका मतलब होगा कहीं ना कहीं हम उसके टिश्यूज़ का अध्ययन करेंगे जो हम लोग अपने प्रीवियस चैप्टर में बात किए होंगे। सही है ना? टिश्यूज़ के बारे में जब बात करेंगे ऊतक के बारे में, तो बात होगी पादप ऊतक के बारे में। और जब बात पादप ऊतक की होगी तब ये होगा कि वो टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ होंगे जो ट्रैवल नहीं करते होंगे, यानी जो जिनके अंदर ये गुण नहीं होगा कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन करें। लेकिन जंतु ऊतक में तो ये केस है, जंतु ऊतक में है, हम जानते हैं कि वो ट्रैवल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो विविधता का मतलब ही वही होता है कि एक जीव दूसरे से थोड़े भिन्न हो, और यही प्राकृतिक चयन का भी नियम है बाबू। प्रकृति जो हमारा नेचर है वो कभी भी एक जैसे जीवों का सिलेक्शन, एक जैसे जीवों का चुनाव नहीं करती है। प्रकृति कभी भी नहीं चाहेगी कि दो गो ताजस्लम एक दूसरे के अगल बगल खड़े रहें, कभी नहीं चाहेगी। प्रकृति जो होती है वो हमेशा ही अनुकूल विभिन्नता वाले ही जीवों का चुनाव करती है। विभिन्नता का मतलब एक दूसरे से अलग होने चाहिए। एक जैसे जीवों का अगर होने लग जाए कि एक के जैसा दूसरा बिल्कुल देखने में भी दिस इज़ नॉट कोरोना, देखने में भी गुण के आधार पर, जिसको हम बोल सकते हैं गुण के आधार पर भी, उसके जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व है, उस आधार पर भी, तो इस तरीके का अगर शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि इस जीव का अंत तय है। ये प्रकृति चयन का सिद्धांत है बाबू। इसको हम लोग क्लास 10 में और विस्तार से पढ़ेंगे। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन उनका नाम था, जिन्होंने प्रकृति चयन का सिद्धांत दिया था। तो इसको हम लोग आराम से बाद में अपना डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अभी उतना पॉइंट नहीं है। पॉइंट अभी ये है इस चैप्टर में कि वर्गीकरण हम लोग किन आधार पे करते हैं, या वर्गीकरण करते ही क्यों हैं हम जीवों का। कुछ को हम लोग डाल दिए हैं एवीज़ का श्रेणी बोल देते हैं, कुछ को हम लोग रेप्टिलिया का श्रेणी बोल देते हैं, कुछ को हम लोग मैमिलिया श्रेणी का बोल देते हैं। सही है ना? तो ऐसा क्यों बोल रहे होते हैं, क्या कारण है ऐसा बोलने का? तो देखो, जब घर में ढेर सारी किताबें, कॉपी और कलम वगैरह हो जाती है, क्लास 8 का भी है, 4 भाई हैं, 3 भाई हैं अगर हैं घर में, और तो घर में किताबों को सजाने के लिए आप क्या करते हो? तो किताबों को सजाने के लिए आप क्या करते हो कि क्लास 9 का किताब एक जगह रखते हो, क्लास 10 का किताब एक जगह रखते हो। सही है ना? फेयर कॉपी एक जगह करते हो, रफ कॉपी को एक जगह रखते हो, गेस्ट पेपर को एक जगह रखते हो। ऐसा क्यों तुम कर रहे होते हो? कभी सोचे हो? सोचना क्या था? तुम काम करने से पहले ही सोच चुके थे कि इससे तुमको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। ठीक इसी प्रकार से जब हम, 1 मिनट बाबू, लगता है कॉल आ रहा है। ठीक इसी प्रकार से जब हम ये कर रहे होते हैं जीवों का वर्गीकरण, तो एस्पेक्ट मेरा बिल्कुल क्लियर होता है कि अगर हम जीवों का वर्गीकरण कर दें, अगर हम जीवों को एक वे में, एक तरीका में, एक पैटर्न में सजा दें, तो कहीं ना कहीं हम उन जीवों का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। जैसे अगर हम उड़ने वाले सारे के सारे पक्षियों को एक श्रेणी में डाल दें, तो कहीं ना कहीं इनका अगर हम इंटरनल संगठन का अध्ययन करें तो इनके टिश्यूज़, इनके ऊतकों का एक ही श्रेणी में होंगे कि ये सारे के सारे एवीज़ के श्रेणी के होंगे, उड़ने वाले। एवीज़ जो थे उड़ने और रेप्टिलिया दोनों गुण था। रेप्टिलिया माने रेंगने वाले। सारे के सारे रेप्टिलिया को एक श्रेणी, रेप्टिलिया नाम के श्रेणी में रख दो,
तो अगर अब तुम चाहो तो अलग अलग सबको पढ़ने के बजाय एक रेप्टिलिया वर्ग को अगर तुम अध्ययन कर लो तो तुमको उनके गुणों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि रेप्टिलिया श्रेणी क्या होता है, रेप्टिलिया वर्ग क्या होता है। सही है बात? दो बातें समझ में आई यहाँ तक? तो क्यों ना हम वर्गीकरण करें। सही है ना? तो जीवों का जो प्रश्न है कि विविधता किसे कहते हैं, विविधता का मतलब होता है एक जीव का दूसरे जीव से भिन्न होना। हम लिख देते हैं इसको, है ना, ताकि तुम फेयर ऐसी नोट्स बनाते चलो। नोट्स कैसा बनाना है? नोट्स बिल्कुल वैसा बनाना है जैसे हम कहते चले जा रहे हैं आपको, जैसे हम लिखते चले जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात जो केमिस्ट्री का हुआ है, जो अति गुजरी हम आपको बोला था कि बुलाने वाले थे लेकिन अगले दिन लॉकडाउन लग गया, तो कोई बात नहीं है, कल का क्लास जो होगा बायोलॉजी कल रोक देंगे और केमिस्ट्री का अति लघु उतरिए का कल हम यहाँ पर से आंसर नरेट कर देंगे, आप मिला लीजिएगा, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बना होगा तो चैट बॉक्स में, बाबू इतना खालीपन हमको नहीं लगता है यार, तुम लोग ऐसा लग रहा है कि तुम लोग वीडियो देख ही नहीं रहे हो, एकदम लगता है कि ओके सर, देन वाई ओके, किस चीज़ के लिए ओके? बना है उसके लिए ओके, समझ गए हो उसके लिए ओके, और अगर नहीं समझे हो तो भी सब में ओके सर। हम बोल रहे हैं कि अगर वीडियो हो जाए समझ में नहीं आया तो बता दीजिएगा, तो ओके सर। तो क्या समझ में आया तो लिखना होगा ना, ओके सर समझ गए, ये ओके सर नहीं समझे हैं, हमको ये बात बताना है। तुम एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो, तुम्हारा ये फर्ज बनता है। चैट बॉक्स में आज का हम होमवर्क अगर बोल दे, चलो आज का हो ये होमवर्क ही रहा, इसको नोट ही कर लो। चैट बॉक्स में आज हमको सभी बच्चे बताएंगे कम से कम 5 क्वेश्चन, अगर है तो, जो भी मैथ में आपको सवाल करना हो, कम से कम 5 क्वेश्चन। चलिए आज भेजिए हमको चैट बॉक्स में, हम देखना चाहेंगे। और जिसका नहीं पहुंचेगा हम समझ जाएंगे वो वीडियो नहीं देख रहा है, तो कल से उनके लिए वीडियो हम डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। चलिए अब हम जिक्र करने वाले हैं विविधता किसे कहते हैं, है ना। तो प्रश्न हम लगा लें यहाँ पर कि विविधता क्या है। प्रश्न लगा लें कि विविधता किसे कहते हैं, विविधता क्या है ना, ये प्रश्न लगा लिया, विविधता किसे कहते हैं। अब जवाब में हम लिखने वाले हैं कि विविधता जीवों का एक ऐसा गुण है जिसमें कोई एक जीव दूसरे जीव से रंग, रूप, आकार व गुणों में भिन्न होता है ना। और भिन्न होना भी ज़रूरी है। अगर भिन्न नहीं होगा तो फिर प्रकृति में कोई भी दो जीव एक समान नहीं हो सकते। ऐसा इसलिए आवश्यक है, क्योंकि प्रकृति में कोई दो जीव एक समान नहीं हो सकते हैं। अब हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम तो नहीं बोल रहे हैं, ये किसी और का कथन है, तो आपको लिखना होगा चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के कथन के करिए क्या स्क्रीन, ओ नहीं आ रहा है, फ्रेम कट रहा है, 1 मिनट बाबू, सब फ्रेम कट गया, अब ठीक है ना, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के कथन के अनुसार, अब कथन जब अनुसार आता है बाबू, हम बताए थे ना, एक ऐसे निशान देना है, डबल कोट देना है, उसको लिखना है प्रकृति में कोई भी दो जीव एक समान नहीं हो सकते हैं। उनमें कोई ना कोई भिन्नता
अवश्य ही होती है। सही है ना? अगर दो जीव एक समान हो गए तो क्या होगा? तो बाबू अगर दो जीव एक समान हो गए तो प्रकृति में उनकी आवश्यकता घट जाएगी, उसका वैल्यू घट जाएगा। तुम सोचो बाबू, इस एक स्केच पेन का दाम है 35 रुपया, ठीक है ना? अगर ये स्केच पेन दुनिया का आखिरी स्केच पेन हो, दुनिया का आखिरी स्केच पेन, इसके बाद ना कोई स्केच पेन बने ही नहीं, तो इसका कीमत कितना जाएगा? और इसके जैसा इतना स्केच पेन हो कि हर गली, हर नुक्कड़ चौराहे पर ये फ्री में ऐसे फेंका हुआ मिले, तो इसका कोई मोल रहेगा? इसी के जैसा, इसी के गुण वाला अगर रहे तो कोई भी मोल रहेगा क्या? कोई मोल नहीं रहेगा। इसीलिए कभी भी प्रकृति में दो चीज़ें एक समान नहीं हो सकती। यहाँ तक कि एक माँ बाप के दो संतान भी समान गुण के नहीं होते। जो जुड़वा भी होते हैं उनके अंदर भी गुण पाया जाता है, वो भी अलग अलग गुण पाया जाता है। नहीं, फिल्मों में नहीं देखे हो क्या, है ना? अगर तुम लोग दो भाई हो या दो बहन हो या एक भाई एक बहन हो तो देखोगे दोनों में गुण। अगर जुड़वा हैं तो घरों के आसपास या मोहल्ले में ऐसा होता है, जुड़वा बच्चे रहते हैं, तो अगर होंगे तो देखोगे एक चंचल होगा, दूसरा शांत होगा। अगर दोनों ऊट पटांग वाला है तो थोड़ा बड़ा होने दो, फिर देखना क्या होता है। बदलाव तय है, नियम है ये प्रकृति का। हम इस पर एक एग्जाम्पल भी हर बार देते हैं कि अगर दो शेर हो और बीच में एक सेब रख दिया जाए, सपोज अब मत बोलो शेर सेब खा रहा है, मतलब रख दिया जाए, ऐसा डार्विन ऐसे एग्जाम्पल दिए थे। अब डार्विन का जिक्र क्यों कर रहे हैं वो तुम समझ रहे हो ना, प्रकृति चयन सिद्धांत की वजह से बार बार डार्विन का जिक्र आ रहा है। तो अगर बीच में एक सेब रख दिया जाए और दोनों शेर को बोला जाए कि बस ये आखिरी सेब है दुनिया का और इसके बाद कोई खाना नहीं मिलेगा, तुम मत रहना वहाँ पर, ये तो सबसे पहले तो वो तुमको खाएंगे, बाद में सेब खाएंगे, ठीक है? तो बोला गया ऐसा कि वो दोनों शेर जो है वो ऐसा नहीं हो कि उस सेब को आधा आधा बांट लेगा, नहीं, दोनों में से किसी एक शेर को ही दूसरा वाला खा लेगा। और यही सबसे बेहतर तर्क है प्रकृति चयन सिद्धांत का। प्रकृति हमेशा सबसे सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करती है, जो सबसे स्ट्रांग होते हैं, सबसे बलशाली होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, चालाक होते हैं, प्रकृति उसका चुनाव करती है। और जो डम्ब होते हैं ना, उसको प्रकृति हमेशा किनारे कर देती है। पढ़ाई में भी तुम्हारे यही है, तुम बेहतर हो पढ़ने में तो आज नहीं तो कल तुम आओगे, तुम्हारा प्रकृति चयन होगा, तुमको कुछ ना कुछ बेहतर मौका मिलेगा, तुम्हारा चयन होगा। लेकिन अगर तुम बेहतर नहीं हो तो फिर तुम खाक छानो, क्योंकि प्रकृति तुम्हारा चयन नहीं करने वाली है, क्योंकि तुम सर्वश्रेष्ठ, अनुकूल, विभिन्नता वाले जीव तुम नहीं हो। ठीक है, चलें, ये तो हो गया भाई विविधता। अगला प्रश्न हम बनाएंगे, वर्गीकरण किसे कहते हैं। यहाँ लिख देते हैं, दिख ही रहा होगा, ब्लैक से लिखते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, वर्गीकरण किसे कहते हैं। वर्गीकरण किसे कहता है। अभी बात किया कि हम जीवों का अध्ययन करना चाहते हैं ना, तो लिखेंगे जवाब में कि प्रकृति में जितने भी जीव पाए गए उनके अध्ययन में सुविधा के लिए, जितने भी जीव पाए गए उनके अध्ययन में सुविधा के लिए प्रकृति में जितने भी जीव पाए गए उनके अध्ययन में सुविधा के लिए उनका वर्गीकरण किया गया। यानी वर्गीकरण कर हम जीवों के विविधता का अध्ययन करते हैं। हम जीवों के, आई होप कि ये दिख रहा हो स्क्रीन में, के विविधता, नोट कर लोगे मेरी आवाज़ से भी, जीवों के विविधता का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली
विविधता किसे कहते हैं ये हम आपको बता दिया। वर्गीकरण क्या है, तो वर्गीकरण जो होता है ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत हम जीवों को कैटेगराइज करते हैं, बांट देते हैं, और बांटने के बाद ताकि हम उसको अच्छे से समझ सकें, उन जीवों के उसके गुणों को, उसके प्रारूपों को सही तरीके से समझ सकें। ठीक है ना, ठीक, आगे बढ़ा जाए। अब आगे देखेंगे कौन सी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। ऐसा करें कि चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का जिक्र आ ही रहा है, तो क्यों ना हम लोग चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन के बारे में थोड़ा सा लिख लें, है ना। तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन का अगर हम लोग लिखें तो वो दिए थे विकासवाद का सिद्धांत। तो इसको हम तीसरा प्रश्न बना लें कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को लिखें। यानी कि डार्विन के द्वारा कौन कौन सा क्या विकासवाद का सिद्धांत दिया गया, आपको वो लिखना होगा। देखो, डार्विन जो है वो 1859 में 1859 में विकासवाद का सिद्धांत दिए। विकासवाद का सिद्धांत दिए, समझे। वो हम आंसर लिख रहे हैं कि डार्विन जो है वो 1859 में विकासवाद का सिद्धांत दिए, जिनके अनुसार आज प्रकृति में हम जिन जीवों को देख रहे होते हैं, आज प्रकृति में हम जिन जीवों को देख रहे होते हैं वे कई वर्षों तक उनके शारीरिक क्रियाकलापों में हुए बदलाव का प्रतिफल है। हुए बदलाव का नतीजा है, नतीजा यानी रिजल्ट है, उसको हम लोग प्रतिफल बोल सकते हैं। हुए बदलाव का प्रतिफल है। उन्होंने अनुकूल विभिन्नता शब्द को समझाया। प्रकृति चयन का सिद्धांत भी तो यही दिए थे ना, अनुकूल विभिन्नता की प्रकृति जो है वो हमेशा अनुकूल यानी ऐसा विभिन्नता होना चाहिए जो प्रकृति के लिए अनुकूल हो, अनुकूल विभिन्नता वाले जीवों का चयन कर रही होती है, समझे। ऐसे नहीं कि कुछ भी रैंडम हो गया। और इनका एक किताब था बाबू, ये जो यहाँ से है, अब हम आगे देखेंगे कि डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत को लिखें, है ना। तो डार्विन का ये जो विकासवाद है बाबू, तो डार्विन का जो विकासवाद का सिद्धांत है ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है, क्योंकि ये देखो 1859 में विकासवाद का सिद्धांत दिया गया डार्विन के द्वारा, जिसके अनुसार आज प्रकृति में हम जिन जीवों को देख रहे होते हैं, जो भी जीव जिसका हम आज अध्ययन कर रहे होते हैं, जिसको आज हम देख रहे होते हैं, वो जीव जैसे हमको जिस रूप में आज दिख रहे होते हैं वो एक्चुअल में वैसे है नहीं, वे हमेशा से वैसे थे नहीं। ये जो जीव हैं इनमें बदलाव हुआ है, और ये बदलाव कब से हुआ है? अथक बदलाव। अथक बदलाव का मतलब ये बाबू कि हमको भी दिया गया 2 हाथ 2 पैर, और दूसरे जानवरों को भी दिया गया 2 हाथ 2 पैर ही, मतलब 4 पैर ही। कुछ जीव उन दोनों का यूज़ करने लगे सिर्फ चलने में ही, अधिक ऊर्जा का खपत हुआ। हम क्या किए, 2 पैर पे खड़े हो गए, जिससे कि और इन दोनों को बाजुओं का यूज़ करने लगे चीज़ों को लाने में, उठाने में। तो ये जो काम जो शुरू किए हम अपने हाथों का इस्तेमाल करना, इससे ऊर्जा का उपयोग कम होने लगा, यानी हम अपनी ऊर्जा को संचित करने लगे। और ये जो ऊर्जा का हम बीच बचाव करने लगे, ऊर्जा को जो संजोने लगे अपने पास, इस वजह से ये ऊर्जा का खपत कौन करने लगा? मस्तिष्क। मस्तिष्क को एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है, और जब ये एनर्जी मस्तिष्क के पास जाने लगा तो हमारे सोचने की क्षमता में विकास हुआ। क्या लगता है ये विकास एक रात में सोया सुबह हो गया? नहीं, ये एक रात में सोने के बाद सुबह में विकास नहीं हुआ था। ये विकास
हज़ारों साल चला। 3 पॉइंट, तुम्हारी किताब में वर्ड यूज़ है बाबू कि ये जो दुनिया है, जो जीवों की उत्पत्ति का है, इसका इतिहास तकरीबन 3.5 बिलियन वर्ष पुराना है। इतने पुराने इतिहास का हम अध्ययन करेंगे, समझ रहे हो ना। तुमको बस हम आज ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहे हैं, छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मोबाइल वगैरह में आपके घर में और भी दूसरे लोग होंगे जो अलग अलग स्टडी कर रहे होंगे, तो हम नहीं चाहते। हम तो फिर भी है कि छोटा मोटा सिलेबस है तो हम लोग कवर कर लेंगे, बट अगर 2-4 बच्चे हो जाएं घर में तो 1.5 GB 2 GB यूँ ही ख़त्म हो जाता है जल्दी, हम समझ सकते हैं। इसलिए वीडियो जो है 15 से 20 मिनट का ही बनाते हैं। लेकिन बाबू ये रिक्वेस्ट मेरा समझो, ये रिक्वेस्ट है कि अगर तुमको मैथ में कोई भी प्रश्न होगा तो आज, चाहे वो क्वेश्चन NCERT से हो, चाहे वो लालजी प्रसाद से हो, किसी भी बुक से हो, तुम वो प्रश्न को याद से भूलना नहीं। आज हमको चैट बॉक्स पर वो प्रश्न डाल देना अगर सवाल है तो, ठीक है ना। सवाल नहीं है तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू।